जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं भारतीय मूल अधिकार। इससे पहले हमने समानता का अधिकार देख लिया था। भारतीय ने, है ना, मूल अधिकार में समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, ये हमने समानता का अधिकार पिछले वीडियो में देख लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने तक है? तो समानता का अधिकार का अनुच्छेद है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, समानता का जो अधिकार है 19 से लेके 22 तक अनुच्छेद में वर्णन है। उसमें भी एक स्पेशल अध्याय है आपका 19, है ना। वो एक 19 अनुच्छेद है। इसमें स्वतः 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है ना। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख है। देखिए, ध्यान देखिए, समानता का अधिकार जो है, ये समानता नहीं होगा, है ना, ये समानता नहीं है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये यहाँ लिखा है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, लेकिन अकेले 22 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, अकेले 22 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम इस वीडियो में केवल आज आर्टिकल नंबर 19 पढ़ेंगे, और 19 के अंदर जितने 6 प्रकार के प्रकार हैं, टाइप हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो पूरे वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अंतिम में यदि पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 19 का। सॉरी, इसमें धारा नहीं बोल सकते, इसमें अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वैसे इसमें 7 प्रकार की थी। एक जो था संपत्ति का अधिकार, है ना, एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और मूल में, है ना, और मूल अधिकार में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। उसमें भी स्वतंत्र संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 19 से भी हटाया गया है ना। और मूल अधिकार 31, 32 जो भी है आगे पढ़ेंगे, वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है। चलिए ठीक है, आज हम पहला पढ़ते हैं। पहला है इसमें 19 में ए, या फिर 19 का ए बोलिए, 19 का 1 बोलिए, जो भी है। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, ये जो है प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ये आपके प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना। पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, फिर आगे समझेंगे इसमें क्या क्या आता है। वाक मतलब होता है बोलना, बोलना। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। ठीक है, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब ये देखते जाइएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपका आता है आपकी अभिव्यक्ति दर्शाना, है ना, मत देना, पुतला जलाना, झंडा फहराना, ये सब अधिकार है। आप देखे होंगे जब भी कोई आम आदमी को किसी नेता या किसी कंपनी के विरुद्ध हो जाते हैं, तो वो उस कंपनी के या फिर उस नेता का पुतला जलाते हैं, है ना। तो ये असंवैधानिक नहीं है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये अवैधानिक नहीं है। ये ऐसा नियम में है कि आप अपनी बातें रख सकते हैं इस प्रकार, पुतला जलाकर, झंडा फहराकर, या काली पट्टी लगाकर। आपको पता होगा, है ना, लोग जैसे काली पट्टी अपने जेब में लगा के चलते हैं, है ना। प्रेस की इसमें स्वतंत्रता है। यदि आपको कहीं पता चाहिए, यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे जो भारतीय मीडिया है, भारतीय प्रेस है, उसको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको स्वतंत्रता है कि वो खबर छाप सकते हैं, तो वो है प्रेस की स्वतंत्रता। कोई कंपनी विज्ञापन दे सकता है, कोई जो कंपनी है वो विज्ञापन दे सकता है ना, इसमें। और इसमें अब ये विरुद्ध क्या है, जैसे फ़ोन टैपिंग करना, फ़ोन टैपिंग। यदि आपका फ़ोन टैपिंग हो रहा है, यदि कोई आपका फ़ोन, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ये अगर सुन लेता है, या फिर वो सुनने का अधिकार रखता है, सॉरी, वो ज़बरदस्ती आपके फ़ोन टैपिंग करता है, तो उस 19 के तहत आप उसको रोक सकते हैं, है ना। आप उसको रोक सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप
कि आप जिनसे भी बात किए हैं, है ना, वो आप दोनों की बात वो बिना किसी लीगल या फिर बिना किसी उचित ठोस सबूत के आधार पर, वो बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर आपकी बातों को नहीं सुन सकता। तो फ़ोन टैपिंग भी रोक इसमें आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आती है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार सरकार के पास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकार जो है सरकार के पास नहीं है, उसमें आम जनता का भी उसमें उपयोग कर सकता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा राजनीतिक बंद होता है ना, राजनीतिक बंद होता है। आपने कई बार देखा हो कि राजनीतिक बंद का आह्वान किया जाता है कि आज भारत बंद हो जाएगा, आज भारत बंद रहेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। तो ये उनका अधिकार नहीं रह सकता, है ना। आप चाहें तो इसके विरुद्ध जा सकते हैं, आप चाहें तो इसके विरुद्ध जा सकते हैं। आपको कोई राजनीतिक बंद के लिए, है ना, बाध्य नहीं कर सकता। ये अधिकार हमको कौन देता है? 19 का 1 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको ये चीज़ देता है। प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये सब चीज़ें जो हैं 19 के 1 के अंतर्गत आती है, जिसमें हम बोलते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? 19 का 1 क्या कहता है? आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति अपनी बातों को रख सकते हैं, आपकी मन में जो जिज्ञासा है उसको रख सकते हैं। यदि आप किसी सरकार या फिर कंपनी के खिलाफ हैं तो क्या कर सकते हैं? पुतला जला सकते हैं, झंडा फहराकर, काली पट्टी लगाकर दिखा सकते हैं, है ना। मत देने का मतलब है वोट देना। ये भी अब देखिए, ये वाला मत अलग बात है ना। वो जो मत हम जो डालते हैं चुनाव, वो आपका राजनीतिक जो हम ना जो चुनाव में जो मत देते हैं वो आपका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन ये मत देने का मतलब है आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये बात को बताना आपकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन है, इस प्रकार की सारी जो स्वतंत्रता है आपको वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। अब इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। देखिए, संविधान ने जितने भी हमको स्वतंत्रता दी है, साथ में लगाम कसने के लिए प्रतिबंध भी दिए गए हैं, है ना। प्रतिबंध है ये, आप कहाँ कहाँ वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यूज़ नहीं कर सकते। वो है भारत की सुरक्षा अखंडता पर, है ना। यदि भारत की सुरक्षा अखंडता की बात आती है, भारत की सुरक्षा अखंडता की बात आती है, तब की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। इन केस यदि कोई युद्ध छिड़ जाता है ना, कोई युद्ध छिड़ जाता है, कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि जहाँ पे हिंसा हो, है ना, जहाँ पे हिंसा हो, इस प्रकार आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाती है। क्यों? हो सकता है आपकी बातों से और हिंसा बढ़ जाए, है ना। ऐसे बहुत बकलोल लोग रहते हैं जिसको एक फूटी कौड़ी का दिमाग नहीं रहता, है ना। अगर ये लोग बाहर आ गए, है ना, उनको ना तो सोच है ना समझ है कि भारत कैसे चलता है, क्या है, वो लोग आके ज़बरदस्ती अपना मुंह खोलने लगे तो हिंसा भड़क जाएगा और असुरक्षा बढ़ जाएगा, अखंडता बढ़ जाएगा, है ना। ये दूसरी बात, आप संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये हमारा प्रतिबंध है, ठीक है। हमें बोलने का अधिकार दिया गया है और हमको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना। आपको संविधान का हर हाल में सम्मान करना है, ठीक है। तो ये होता है कहीं कहीं हमको रुकना होता है ना, और हर जगह हम बोल नहीं सकते। जहाँ हमको छूट दिया गया है बोलने का, अपनी बातें रखने का, उसी जगह हम अपनी बात रखेंगे। तो पहला हमने पढ़ा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब क्या होगा यदि आप सम्मेलन में क्या होता है? सम्मेलन दो प्रकार का होता है। एक को आप पॉजिटिव में ले लीजिए और एक को नेगेटिव में लीजिए। सम्मेलन मतलब कुछ अच्छे काम करने के लिए आप सम्मेलन कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए, है ना, अच्छे कार्य के लिए आप सम्मेलन कर सकते हैं। या किसी के विरुद्ध यदि हो गए हैं, है ना, यदि किसी के विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, विरोध के लिए भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। आप विरोध के लिए भी सम्मेलन कर सकते हैं। तो सम्मेलन के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पे। आप अच्छे कार्य के लिए भी सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे रामायण भागवत या फिर कोई अच्छा सेमिनार रख लीजिए या जो भी रख लीजिए, ये अच्छे काम के लिए हो गया, है ना। लेकिन यदि आप किसी के विपरीत हैं, किसी सरकार, कंपनी या जो भी है इसके विपरीत है, तो उस केस में भी आप सम्मेलन रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अहिंसा वाला होगा, है ना, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको बंदूक, गन, तलवारें, हथियार, ये सब आपको नहीं रखना है। इन सब सम्मेलन में हथियार नहीं रखना है, ठीक।
ठीक है, हथियार जो है नहीं रखना है। आप सम्मेलन तो कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि वास्तविक में है क्या चीज़। किसी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सार्वजनिक स्थल दिया जाएगा, है ना, वहाँ आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, चिल्लाते रहिए, जो आपको जो बोलना है, सरकार मुर्दाबाद, जो करना है वो करिए, कंपनी मुर्दाबाद, ये वो जो, लेकिन बिना हथियार के, है ना। इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंसा इसमें नहीं होना चाहिए। आपके सम्मेलन करने से किसी जनमानस को अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सम्मेलन करना है तो बीच रोड में आप सम्मेलन करने बैठ जाएं, ये आपका अधिकार नहीं है ना। इसके लिए आपको एक स्थान स्पेसिफिक, आप उस जिला प्रशासन या राज्य शासन के हिसाब से आपको कोई स्थान फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक, ये है आपका शांतिपूर्व सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, हाँ, इसमें याद रखिएगा आपको सम्मेलन करने की अनुमति मिल रही, हड़ताल की अनुमति इसमें नहीं रहती। ठीक है, हड़ताल की अनुमति ये हमारा 19(2) नहीं प्रदान करता। ठीक है, आर्टिकल 19(2) जो है आपको हड़ताल करने की कतई कहीं भी अनुमति नहीं देता। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है तो इसको आसानी से काट दीजिएगा। कभी भी 19 का जो 2 है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, वो हड़ताल की अनुमति नहीं देता। ये कहीं और नियम में लिखा होगा, ये हमको हड़ताल करने का इसमें अनुमति नहीं रहता। ठीक है, और प्रतिबंध में फिर वही आ जाए कि भारत की एकता अखंडता यदि कहीं पे आती है ना, आपके किसी सम्मेलन से भारत की एकता अखंडता को यदि कुछ नुकसान पहुँचता है, भारत की एकता को, है ना, भारत की एकता अखंडता को यदि नुकसान पहुंचता है, उस स्थिति में आपको सम्मेलन नहीं करने दिया जाएगा। युद्ध की स्थिति में आपको सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यदि धारा 144 लगा है, उस स्थिति में भी आपको सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकी। इसमें राज्य शासन या जिला प्रशासन समय समय पर आपको अंकुश लगा सकता है। ठीक है, इसके विपरीत तो नहीं जाएगा लेकिन आप पर अंकुश लगा सकता है। ठीक है, तो ये था सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगला है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या बोला मैंने? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें एक और दे सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ उपयोग नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता कि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो। चलिए मान लेते हैं किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो। कानूनी प्रक्रिया कहाँ नहीं हो सकता, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, कहाँ नहीं हो सकता, ये कहाँ नहीं हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता। तो पहला है कानूनी प्रक्रिया के विरोध में, कानूनी प्रक्रिया के विरोध में। जैसे हम ये मान लेते हैं कि अभी जो है कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, है ना। उसमें जो अनुच्छेद थे 35, है ना, 370 और 35 वो थे, उसको हटा दिया गया। तो उसके विरोध में आप संघ या सम्मेलन नहीं कर सकते। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बातें रख सकते हैं लेकिन इसके विरोध में नहीं हो सकता। या कोई अच्छा कानून बन रहा है, जैसे अगला कानून बना था 3 तलाक, है ना, 3 तलाक बना था, तो उसके विरोध में भी आप संघ या सम्मेलन नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार मुर्दाबाद, इस प्रकार की बातें आप नहीं कर सकते। मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया होगा उसमें आप अड़चन नहीं डालेंगे। ठीक है, कोई कानूनी प्रक्रिया होगा उसमें आप अड़चन नहीं डालेंगे। किसी व्यक्ति के संपत्ति पर अगर कब्जा करना हो, है ना, संपत्ति पर कब्जा के लिए जो है आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। किसके लिए? किसी संपत्ति पर कब्जा के लिए सम्मेलन की अनुमति नहीं होगी। किसी आपराधिक कार्य के लिए, चर्चा के लिए, किसी आपराधिक चर्चा के लिए, जैसे कोई 4 लोग मिलकर किसी को लूटने का प्लान बना रहे हैं या फिर देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तब की स्थिति में भी उनको जो सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं होती। गैर कानूनी दबाव के लिए भी सम्मेलन की स्वतंत्रता नहीं होगी। किसके लिए? गैर कानूनी।
गैर कानूनी दबाव के लिए भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो आर्टिकल नंबर है 19 का 2 उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कानूनन अपराध में आएगा। अब देखते हैं संगम या संघ बनाने की अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार क्या कहता है कि इसमें अब शामिल होता है, इसमें आपका शामिल क्या क्या होता है, आप क्या क्या संघ या संघ बना सकते हैं। तो इसमें आप सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, सहकारी सोसाइटी। ठीक है, आप सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, छोटा मोटा जो भी आपके स्थान लोकल में रहते हैं वो बना सकते हैं। साझा फर्म बना सकते हैं, साझा फर्म समझते हैं, पार्टनरशिप वाला, है ना, पार्टनरशिप वाला आप कंपनी बना सकते हैं। समितियाँ बना सकते हैं, ठीक है, समितियाँ बना सकते हैं। दूसरा आप क्लब बना सकते हैं, क्लब। ठीक है, व्यापार कर सकते हैं मिलकर। ये होता है आपको, ये सब अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, संघ बनाने का देखिए तो सहकारी सोसाइटी वगैरह जो है इसी नियम के अंतर्गत बनाई जाती है, मतलब हमको संविधान ने ये सब लिख के दिया है। और प्रतिबंध आएगा तो फिर वही बात आ जाएगा कि भारत की यदि एकता अखंडता की बात आती है, यदि आप इसके विपरीत कार्य करने लगे तो आपको ना तो संघ बना दीजिएगा, जैसे आप बनाना चाहते हैं कि आतंकवादी संघ बनाना चाहते हैं, है ना, आतंकवादी संघ बनाना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति आर्टिकल नंबर 3 19 का 3 आपको अधिकार नहीं देता, है ना। देश विरोधी काम करने के लिए यदि आप संघ बनाना चाहते हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी के मूल अधिकार को छीनने के लिए यदि आप संघ बनाना चाहते हैं तब की स्थिति में भी आपको संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा संघ बनाने का अधिकार। क्या क्या है, हमको हर चीज़ में लिमिट दे के रखा गया है, याद रखिएगा, है ना, हर चीज़ में लिमिट दे के रखता है। यदि आपको स्वतंत्र छोड़ा है तो आपको लिमिट दिया गया। जस्ट लाइक इसको ऐसे मान लीजिए, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, संविधान ने हमको कैसे लिमिट दिया है और क्या क्या हम कर सकते हैं ये मान लिया। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल, देखिए आप समझिएगा, देख मैं खाली पेज में समझाता हूँ इसको। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या किया मैंने, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या किया देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक बीच पे खूंटा लगा दिया, खूंट बांध दिया, और यहाँ पे एक किसी चरने को ना, एक कोई मवेशी उसको छोड़ दिया, मवेशी को छोड़ दिया। अब ये क्या है, घूम घूम कर इतने ही एरिया में खा सकता है ना, ये इसके विपरीत या इसको लांघ नहीं सकता, मतलब इसको एक लिमिट दे के रखा है। उसी प्रकार हमको भी है कि हमें एक लिमिट दे के रखा गया है ना, कि इसके अंदर आप चाहें तो आपका नियम बनाइए, हड़ताल कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, संघ बनाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन एक लिमिट के बाहर आप कभी भी नहीं जाओगे। इस प्रकार हमको स्वतंत्रता दिया गया है ना, हमको मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, भारत में कहीं भी सर्वत्र राज्य क्षेत्र, भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में कहीं भी आप छुट्टा सांड की तरह घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण कर सकते हैं छुट्टे सांड की तरह, आपको कोई नहीं रोकेगा। चाहे आप कन्याकुमारी जाइए, है ना, कश्मीर जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, या फिर उधर अरुणाचल प्रदेश जाइए, नागालैंड जाइए, त्रिपुरा जाइए, आपको जहाँ घूमने का मन कर रहा है जहाँ जाइए, और मन है तो अंडमान निकोबार चले जाइए, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ये होता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण। लेकिन इसमें भी नियम बनाया गया है, हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं ये देखिए। अब तो पहले बात ये समझ आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं कि यह अधिकार बताता है कि भारत को ना सभी नागरिक के लिए है। इस अधिकार की विशेषता क्या है, ये बताता है कि भारत जो है सभी नागरिक के लिए है, भारत जो है सभी नागरिक के लिए है। ठीक है, सभी लोगों के लिए है, ये हमको ये बताता है।
यदि ये नहीं रहता तब की स्थिति में क्या होता है कि हम जैसे छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ में रहते, कोई यूपी वाला है तो यूपी में रहते, CG MH वाला है तो महाराष्ट्र वाला है तो महाराष्ट्र में रहते। तो ये एक में बाउंडेशन हो जाता, मतलब ये कहता है कि छत्तीसगढ़ हमारा है, महाराष्ट्र तो हमारा है नहीं, या महाराष्ट्र वाले बाकी में जा सकते तो केवल उनका महाराष्ट्र है, बाकी उनका है ही नहीं। तो ये अनुच्छेद हमको क्या बताता है कि भारत जो है सभी लोगों का है, इसमें आपसी भाईचारा बढ़ रहा है ना। इसमें सोच जो है वास्ट हो रहा है इसमें, है ना। इसमें जो राष्ट्रीय सोच बढ़ रहा है, राष्ट्रीय जो सोच है वो बढ़ रही है, इसमें राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें संकीर्णता नहीं है। यही नियम है जो आपको देश से बाहर जाने का भी अधिकार सॉरी यही जो नियम है आपको देश के बाहर जाने का भी अधिकार देता है। ठीक है, देश के बाहर जाने का भी अधिकार देता है ये नियम, देश के बाहर जाने का अधिकार, देश के बाहर जाने का अधिकार देता है। ठीक है, ये नियम जो है आपको देश के बाहर जाने का अधिकार दिया जाता है। अब इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है ना, बिना प्रतिबंध के काम नहीं चलता, भय बिना प्रीत नहीं होता, इसमें भी आपको प्रतिबंध लगा के रखा गया है। चलिए देखते हैं क्या प्रतिबंध है, मैं हटा देता हूँ। अब हम प्रतिबंध की चर्चा कर रहे हैं ना, प्रतिबंध की चर्चा करें, प्रतिबंध क्या क्या है देखते जाइए। सबसे पहले भारत की एकता अखंडता ऐसा अगर टूटता है तो उस स्थान को आपको नहीं जाने देना है। भारत की एकता अखंडता है ना, भारत की एकता अखंडता, एकता अखंडता का मतलब है आप बॉर्डर एरिया में आसानी से नहीं जा सकते। ठीक है, जो अभी कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले जो गलवान घाटी में युद्ध हो रहा था, है ना, गलवान घाटी में जो युद्ध हो रहा था, तो आप इस अनुच्छेद का प्रयोग करके कि हमको तो पूरा छुट्टा सांड घूमने का अधिकार है तो हम गलवान घाटी देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सैनिक खड़े हैं, पकड़ के कूट देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। दूसरा है कि ST क्षेत्रों में, है ना, ST क्षेत्रों में, ST वैसे हमारे देश में बहुत सारे ST क्षेत्र हैं, वहाँ जाने का बिल्कुल भी आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में आपको जाने की ऐसे बहुत सारी, अंडमान निकोबार में जा सकते हैं लेकिन वहाँ भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जगह हैं जहाँ ST अभी भी नग्न अवस्था में रहते हैं। उनका अभी भी जो रहने की जो कला है या फिर रहने का रीति रिवाज है वो अभी भी पुराने समय के हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते, है ना। और चले भी गए तो आपको लोग को मार के खा जाएंगे। जो ST क्षेत्र है आपको मार डालेंगे, आपको बचाएंगे नहीं। तो पहली बात तो वहाँ की रीति रिवाज को बचाना है ना, रीति रिवाजों को बचाना है, इसलिए आपको जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, रीति रिवाज को उनको बचाना है और उनका शोषण ना हो, क्योंकि वो लोग बेचारे भोले लोग होते हैं, है ना, उनका शोषण ना हो, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, ये यहाँ आप आभात संचरण या परिसंचरण नहीं कर सकते। दूसरा है जो देह व्यापार करते हैं, जो लोग देह व्यापार करते हैं, देह व्यापार, उन लोगों को भी पूरे भारत में कहीं भी घूमने की अनुमति नहीं रहती। देह व्यापार करने वालों को भी पूरे भारत में घूमने की अनुमति नहीं रहती। जो एड्स पीड़ित हैं, है ना, जो एड्स पीड़ित हैं उन्हें भी भारत में पूरी घूमने की आवश्यकता नहीं रह सकती। आवश्यकता क्या, उसको अधिकार नहीं रहता, है ना। जो एड्स पीड़ित हैं यदि सरकार को पता है तो कुछ जगहों में जाने से उनकी रोक रहती है। दूसरा है पेशेवर, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, पेशेवर अपराधी है वो भी छुट्टा सांड की तरह भारत में नहीं घूम सकते, उनके भी एक लिमिट सेट करके रखा गया है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिबंध। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को भारत में निवास करने का अधिकार है, कहीं भी। जैसे ये कोई बकलोल है, देखिए ये जो कहीं भी भारत में निवास कर सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र जाए, छत्तीसगढ़ जाए, यूपी जाए, है ना, MP जाए और कहीं भी स्टेट में जाए या किसी UT में जाए, तो ये कहीं भी जाकर निवास कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी होते हैं, तो ये कहीं भी जाकर किसी भी जगह बस सकता है। ठीक है, भारत के कहीं भी जगह बसने का इनको अधिकार है। यह आंतरिक अवसरों को, यह हमारे जो ये भी भाईचारे को बढ़ाता है। ठीक है, ये भी भाईचारे को बढ़ाता है और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब इसके प्रतिबंध मैं आपको गिनाता हूँ कि इसके प्रतिबंध क्या क्या है। प्रतिबंध में तो एक है कि एकता अखंडता, उसको याद रखिएगा, एकता अखंडता, है ना। भारत की जो एकता है, अखंडता है, यदि कहीं टूट जाता है आपके कहीं बसने से तो आपको वहाँ नहीं बसने दिया जाएगा एकता अखंडता में। ठीक है, आम लोग जो है ST क्षेत्र में नहीं बस सकते, जैसे पहले हम देखते हैं ST क्षेत्र में आम लोग आप ST क्षेत्र में नहीं बस सकते,
नहीं बस सकते। ठीक है, आप एसटी क्षेत्र में नहीं बस सकते जहाँ पे जाने से रोक लगाया गया है। क्यों? क्योंकि एसटी की संस्कृति को बचा के रखना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ लिमिट के साथ आपको अधिकार मिला है। अगला अधिकार क्या है देखिएगा, अगला अधिकार है संपत्ति खरीदने का अधिकार। पहले था ये संपत्ति खरीदने का अधिकार लेकिन इस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि ख़त्म कैसे हुआ, फिर बताएंगे ये अधिकार क्या था। ठीक है, ये आपको हो गया 44वें संविधान संशोधन के अमेंडमेंट में जो 1976 में हुआ था। इसको मौलिक अधिकार पहले था, है ना। देखिए, मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि आपको उस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। या पहले यहाँ पे लिख लीजिए कोने में, नहीं, ये मौलिक अधिकार है, ये जिसको मूल अधिकार बोलते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार कब तक का है? 12 से लेके 35 तक जो भी नाम होगा, 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में जो भी उल्लेख होगा वो मौलिक अधिकार होगा। उसमें किसी के पास दम नहीं है आपको उसको छीन ले। हाँ, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि रोका कैसे जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसको केवल सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपसे उसको नहीं छीना जा सकता। तो ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार 19 के 6 में आता है, तो ये मौलिक अधिकार था, इसको हम छीन नहीं सकते। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आपको ये मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। ये हमारे संविधान की विशेषता रहती है ना। तब इसमें दिक्कतें क्या आ गई, फिर बताऊँगा थोड़ा सा दिक्कतें क्या आ गई। यदि कोई भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है ना, जैसे रोड बनाना है, और किसी का घर यहाँ बीच में आ रहा है थोड़ा सा ऐसा, तो वो देने को तैयार नहीं है अब, है ना। वो देने को तैयार नहीं है कि मैं, ये मेरे पुरखों की जगह है, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये उनका खेत आ गया, बाउंड्री आ गया, घर आ गया, जो भी हो गया, वो देने को तैयार नहीं है। और उसको शासन भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता, है ना, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार में साफ लिखा गया है, न तो शासन से, न तो मौलिक अधिकार को कोई सरकार आपसे छीन सकती है और ना ही कोई दूसरे अन्य लोग। तब क्या किया गया, ऐसी दिक्कतें आने लगी, है ना, ज़मीन अधिग्रहण की संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, या फिर बहुत से लोग ऐसे ऐसे जगहों पर जगह खरीदने की मांग करने लगे जहां भारत की एकता अखंडता को दिक्कत हो सकता था, है ना, परेशानी हो सकती थी। तो उस स्थिति में इसको अमेंडमेंट करके इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर शिफ्ट कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसको हटा के लेके जाया गया 300 के क में, है ना, आर्टिकल नंबर 300 के क में बना, इसको भेज दीजिए गया। अब इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब है कि ये अधिकार को कोई तो छीन नहीं सकता आपसे, लेकिन कानून छीन सकता है। ठीक है, ये अभी जो संपत्ति के अधिकार को 300 क में लेके चला गया है, भेज दिया गया है, इसको क्या होगा, ये कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार को भारत सरकार आपसे छीन सकता है, लेकिन अन्य व्यक्ति नहीं छीन सकते। तो यही कारण था इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए हम 6 अधिकार पढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार हमारे 19(6) में अब नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ये हमारा कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्यवसाय करने का अधिकार। नेक्स्ट आपको दिया गया है व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, अब व्यवसाय करने का अधिकार क्या है, देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, है ना, कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, बस उस कार्य से अन्य की मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये मेरा दुकान है ना, रोड किनारे मेरा दुकान है। तो जैसे इसमें कहा है कि व्यवसाय का अधिकार है, तो कोई अन्य व्यक्ति यहाँ और मेरे दुकान के सामने, जस्ट सामने दुकान नहीं खोल सकता, नहीं तो मुझे आने जाने में दिक्कत होगा, मेरा दुकान नहीं चलेगा। बस यही बोला गया है कि आप कुछ भी जीवन निर्वाह के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के कार्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो अन्य के अधिकार है, जो अन्य लोगों का जो अधिकार है, बस वो हनन नहीं होना चाहिए। बाकी आप जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध ये रहता है कि आप देश विरोधी काम नहीं कर सकते। देश विरोधी काम कैसे हो सकता है कि आतंकवादी से मिलकर, है ना, यदि आतंकवादी आपको पैसे देते हैं, उसके लिए आपको कुछ काम करने बोले, तब वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ अनैतिक कार्य नहीं कर सकते,
है ना। आप कुछ अनैतिक कार्य नहीं कर सकते, अनैतिक कार्य में भाग नहीं ले सकते। जो रियल होगा, जो वास्तविक होगा, जिससे कानूनी कोई अड़चने ना आए, जिससे आपको पीटा ना जाए, है ना, वो जिससे आपको पीटा ना जाए, वैसा कार्य आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो होता है ना देह व्यापार, देह व्यापार इसी के अंतर्गत आता है। देह व्यापार जो है, जो महिलाएं या पुरुष देह व्यापार करते हैं, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब तो जो है ना, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लाइसेंस भी देने की व्यवस्था कर दी है। यदि कोई ऐसा है तो वो लाइसेंस लेके अपना व्यापार कर सकता है। तो याद रखिएगा, देह व्यापार करते हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा धारा 19, हमारा अनुच्छेद 19। इसको शॉर्ट में ब्रीफ करते हैं, है ना, शॉर्ट में इसको ब्रीफ करते हैं कि हमारे पास क्या क्या अधिकार थे। इसको शॉर्ट में हम ब्रीफ करते हैं, शॉर्ट में ब्रीफ करते हैं। चलिए एक पेज में ब्रीफ कर लेते हैं। 19 क्या क्या बोलता है, 19 है ना, 19 का 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 4 5 6 और 7। ये आपको याद होने चाहिए, है ना। लाइन से पूछ देता है कभी कभी, लाइन से पूछ देता है कभी कभी। तो आपके पास क्या स्वतंत्रता है कि आपको पहले आप वाक करेंगे, वाक मतलब बोलेंगे, वाक मतलब आप पहले बोलेंगे। ठीक है, बोलने के बाद क्या करेंगे, बोलने के बाद आप सम्मेलन करेंगे, बोलने के बाद आप सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन करने के बाद आप संघ बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक समझाते जाइए। आप संघ बनाएंगे, ठीक है, सम्मेलन करने के बाद आप संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। पांचवा कह सकते हैं, यदि घूमेंगे, है ना, यदि आप घूमेंगे तो कहीं निवास करेंगे, तो आप निवास करेंगे। ठीक है, निवास करेंगे, ये संपत्ति काट दिया गया है। ठीक है, निवास करेंगे, और अगर निवास करेंगे तो वहाँ जीने खाने के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिक। पहले क्या करेंगे, कोई व्यक्ति पहले बोलेगा, है ना, सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलेगा, और जैसे ही बोलना चालू किया तो 4 लोग जैसी बात सुने तो वो सम्मेलन हो गया, है ना। कोई व्यक्ति बोलता है, उसके बाद सम्मेलन होता है। सम्मेलन होने के बाद ये तय होगा कि भाई हमारा सम्मेलन, अब इसको हम संघ बना लेते हैं। संघ बना लिए, संघ बना गया तो सभी लोग घूमने निकल गए। याद रखिएगा, संघ बना लिए तो सभी लोग घूमने निकल गए। अब घूमने निकल गए तो कहीं ना कहीं लोग निवास करेंगे, निवास किए, और अगर निवास किए तो वहाँ रहने के, वहाँ जीवन जीने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। ये होता है, ये आप लाइन से इसको याद कर सकते हैं। फिर से इसको बोलिएगा, एक बंदा था, है ना, ये एक बंदा था, ये ऐसा, ये बोलने लग गया, है ना। जैसे ये बोलने लगा तो ये 1 नंबर हो गया। अब इसकी बातों को सुन के ना 4 लोग और आ गए, 4 लोग और आ जाए, 4 लोग आए तो ये सम्मेलन हो गया। ठीक है, सम्मेलन हो गया। उसके बाद ये चारों ने आपस में अपने आप को एक संघ बना लिया। पहले बोला, सम्मेलन बोला, फिर संघ बना लिया। उसके बाद ये चारों ना घूमने निकल गए महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र निकल गए, यूपी निकल गए, जहाँ निकल गए घूमने के लिए। ठीक है, अब ये लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमेंगे तो कोई ना कोई वहाँ निवास कर ले कि हमको तो यहीं रखना है, हम महाराष्ट्र में है, यूपी में हमको यही अच्छा लगता है, तो वहाँ वो लोग निवास कर लिए, है ना। अब वहाँ निवास किए तो जीवन जीने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो वहाँ कुछ कार्य किए, कार्य मतलब आपको कुछ काम करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आदमी पहले बोलता है, उसके बातों को सुनकर 4 लोग आएंगे तो सम्मेलन हो जाएगा, और वो चारों लोग मिलकर संघ बनाएंगे। संघ बना लिए तो 4 लोग घूमने निकल गए तो कोई निवास कर ले, और निवास कर ले तो वो अपना काम करना शुरुआत कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा आर्टिकल 19 के पूरे 6, है ना। 6 इसलिए बोला था क्योंकि इसको हटा दिया गया है, इसलिए फिलहाल हमारे पास 6 अधिकार हैं। ठीक है, तो ये था हमारा धारा 19। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।